हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम इकोनॉमी का जो हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका जो एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, वो पढ़ने वाले हैं। और उसके लिए हमने एज अ सोर्स मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं वो है नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है द इंडियन इकोनॉमी, उसका चैप्टर 5 जो कि इन्फ्लेशन ही है, उसको हम एज अ सोर्स मटेरियल रेफर करने वाले हैं। तो हम इससे हमारे उस टॉपिक को, इन्फ्लेशन को कवर करने वाले हैं और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना देरी करे हम इसको शुरू करते हैं और ये हमारे चैप्टर की आउटलाइन है, यानी कि ये सारे टॉपिक्स जो ये हमको कवर करने हैं और ये हम आज के दिन पूरे कवर नहीं करेंगे, हम धीमे धीमे करके एक एक डेली डेली वीडियो आएगी और ये जो टॉपिक्स है ये हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें अगर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। बेसिकली राइज इन जनरल प्राइस लेवल, इससे मतलब ये है कि जितना भी एवरेज प्राइस लेवल है सारे गुड्स का, कमोडिटीज का, सर्विसेज का, उसमें इंक्रीज हो रहा है, उनमें उसमें राइज देखने को मिल रहा है और इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। हिंदी में हम इसको महंगाई कह सकते हैं, महंगाई बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स की टर्म में उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन को हम लोग ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि नवंबर 2022 में जो इन्फ्लेशन है वो 6% हो गया है, इसका मतलब ये है कि 2021 के कंपैरिजन में 6% जो प्राइस, जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो एक साल पहले यानी कि नवंबर 2021 से हम कंपेयर करेंगे, उससे कंपेयर किया जाए तो नवंबर 2022 में 6% राइज है देखने को मिला है इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको हम लोग एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेजर करते हैं। हम देखते हैं यहाँ रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो बेसिकली ये हैंड इन हैंड जाते हैं, यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम शॉर्ट रन में बात करें तो इस लाइन, ये चीज हमें नहीं भूलनी है कि शॉर्ट रन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम शॉर्ट रन में देखें तो यानी कि कम समय के लिए अगर हम देखें, अगर हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट या आरबीआई कोई भी ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिससे जो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाए, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है वो कम हो जाए, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो भी फॉल होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी उससे हैम्पर होती है, उसका उसमें भी फॉल देखने को मिलता है। और अगर अगर हमें हायर ग्रोथ रेट चाहिए, अगर हमें हायर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो वो अगर हमें कम टाइम में चाहिए तो वो अगर इन्फ्लेशन आया हुआ है, यानी कि अगर जो कॉस्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का अगर वो बढ़ गया है तो शॉर्ट रन में हमको हाई इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पर क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, तो ये जो प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, मतलब प्राइस का एक स्टेबल रहना, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। और या it is the price stability which matters more by maintaining inflation at a desired rate. इन्फ्लेशन को हमें एक डिजायर्ड रेट में ही मेंटेन करना चाहिए लॉन्ग रन में, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी है वो ज्यादा जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन का प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे तो ऑफ कोर्स एक लॉन्ग रन में जो पुअर सेक्शन है ऑफ सोसाइटी और इवन जो लोग हैं उनको इम्पैक्ट उससे पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगे प्राइस में कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो लॉन्ग रन में तो वो अफेक्ट करने ही वाला है। शॉर्ट रन में भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, बट इन लॉन्ग रन हमको स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, प्राइस की स्टेबिलिटी को। इसलिए हमको इन्फ्लेशन को एट अ डिजायर्ड रेट मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमको इन्फ्लेशन प्लस से -2% तक मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कि भाई 2% बढ़े या फिर 2% घटे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक डिजायर्ड रेट पे हमको उसको लेके चलना है कि इतना बढ़ना या इतना कम होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो फिर हमें फिर पॉलिसी वगैरह बनानी पड़ेगी और उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इज मेजर्ड एज अ रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, तो वही जो प्राइस, एवरेज प्राइस है जो है प्रोडक्ट्स में, उसमें जो चेंज हुआ है इसके बेसिस पे हम उस रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो क्या है कि राइज प्राइस इन दिस पीरियड, मतलब अभी अगर हमें आज, अगर इस करंट ईयर में अगर हमको इन्फ्लेशन मेजर करना है तो अभी जो करंट टाइम पे जो प्राइस है वो माइनस प्राइस इन द प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर में क्या प्राइस रहे गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे प्राइस इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है,
अगर अगर हम देखें तो यूजुअली द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज यूज्ड एज रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि अगर अभी हम इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे हैं अप्रैल 2023 का, अगर हम उसको बेस मान के, अगर अप्रैल 2023 के पीरियड का अगर हमें इन्फ्लेशन यूज करना है, ठीक, अगर हमें इन्फ्लेशन देखना है अप्रैल 2023 में, तो एज अ बेस हम अप्रैल 2022 का जो हमारा प्राइस का जो हमारा डेटा था उसको एज अ बेस हम यूज करेंगे फॉर अप्रैल 2023 के डेटा के, यानी कि एक साल पहले वाला। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर देखते हैं तो एक साल पहले वाला और द सेम मंथ, उसको हम एज अ बेस ईयर कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि अगर प्राइस इन दिस पीरियड, अगर प्रेजेंट, अगर अभी प्राइस जो है मान लो वो इज इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, अगर मान लो अगर हम वो कह रहे हैं कि वो 150 है और लास्ट ईयर अगर वो 100 थे, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम 150 माइनस 100 कर रहे हैं और डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो प्राइस था, प्राइस इन द प्रीवियस ईयर, वो हमने 100 माना हुआ है। तो 150 माइनस 100 मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 100 से और डिवाइड कर देंगे उसको प्राइस इन द प्रीवियस ईयर जो कि 100 है। तो इससे जो हमारा इन्फ्लेशन आता है जो कि 50% आएगा, क्योंकि देख सकते हैं हम यहाँ पे कि 50% जो है वो इंक्रीज हुआ है प्राइस में एज कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो वो हमारा जो है वो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं मोर ओवर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड थ्रू अ प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन को हम लोग एक प्राइस इंडेक्स से उसको मेजर करते हैं, where price index is a percentage number that shows the extent to which prices have changed over a period of time and as compared to prices of a base year which is taken as the standard. तो इन्फ्लेशन को हम प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। जो प्राइस इंडेक्स है वो एक परसेंटेज नंबर होता है कि वो दिखाता है कि किस हद तक जो प्राइसेस हैं वो चेंज हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसको हम कंपेयर करें टू द प्राइसेस ऑफ अ बेस ईयर विच इज टेकन एज द स्टैंडर्ड, कि अगर स्टैंड जैसे कि अगर हमने 2017 को एज अ बेस ईयर लिया है तो 2017 से क्या प्राइस में चेंज हुआ है 2018 में, तो वो हम एक प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को। एक बेस ईयर है जो कि एक स्टैंडर्ड ईयर है जिसको हम लेते हैं और उससे हम कंपेयर करते हैं कि जो सक्सेसिव ईयर्स में है उसमें कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है। 2017 अगर 18 अगर हमने बेस ईयर लिया है तो हम कंपेयर करेंगे कि 2023 में कितना प्राइस जो गुड्स एंड सर्विसेज का इसमें चेंज आया, कितना बढ़ा है वो एज कम्पेयर टू आवर बेस ईयर। तो वो एक परसेंटेज होता है, एक परसेंटेज की फॉर्म में ये आता है प्राइस इंडेक्स, और इससे ही हम इन्फ्लेशन इज मेजर्ड थ्रू अ प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स को यूज करके हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे जो हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो हम रेट वाइज देख रहे हैं। माइंड दिस, ठीक है, यहाँ पे हम रेट वाइज देख रहे हैं। आगे अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉज वाइज। तो अभी फिलहाल हम रेट वाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइजेस फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जितने ज्यादा जो रेट है प्राइस का उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है उसके बेसिस पे ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन होता है, ऑल्सो नोन एज माइल्ड इन्फ्लेशन और लो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब बहुत ही कम इन्फ्लेशन है यहाँ पे। इन दिस द रेट ऑफ जनरल प्राइस इज लो एंड वेरीज बिटवीन 2% एंड 3%। मतलब जनरल प्राइस में कितना चेंज हुआ है, मतलब 2% या तो बढ़ रहा है या तो घट घट रहा है। ठीक है, जनरल प्राइस में बस 2% का ही चेंज आया हुआ है, ज्यादा नहीं आया है। मतलब बहुत ही माइल्ड इन्फ्लेशन है, बहुत ही कम इन्फ्लेशन हुआ है। If this rate or rise in prices continued, then it is considered good for the economy as producers and takers make reasonable profits, which encourage them to invest more. अगर इसी रेट से अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑफ कोर्स इससे हमने इतना अगर इंक्रीज हो रहा है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होती है और जो प्रोड्यूसर्स हैं जो ट्रेडर्स हैं उनको एक रीजनेबल प्रॉफिट भी मिलता है उससे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ आने वाले टाइम में उसका प्राइस बढ़ेगा तो वो चीज वो उनको प्रॉफिट, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इससे उनको मतलब एक इनकरेजमेंट मिलता है उससे कि वो और ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, 2 से 3% तो बढ़ेगा ही और वो अब जो है उनको प्रॉफिट मिल ही जाएगा अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये मैनेजेबल है, बल्कि इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर द इकोनॉमी कि हाँ भाई 2 से 3% प्राइसेस तो इंक्रीज होने ही चाहिए। अब हम पढ़ते हैं वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन? व्हेन द रेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस इज मोर देन क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन से ज्यादा है
प्राइस का राइज, अगर रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस, तो उसको हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसको जो कि 3 to 10% है। माइंड टेस्ट ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा जो है वो है 2 to 3%। ठीक है, यहाँ पे है 3 to 10%। अगर 3 से 10% तक का अगर राइज है इन द प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, तब हम इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब this inflation must be taken seriously as this is a warning for the occurrence of running या galloping inflation। अब ये क्या होता है, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है, इसको लेना ही चाहिए सीरियसली, क्योंकि अगर इसको हमने नजरअंदाज कर दिया तो इट कैन कॉज गैलोपिंग इन्फ्लेशन या फिर रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इट कैन रिजल्ट इन रनिंग इन्फ्लेशन। अब ठीक है, और रनिंग इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड बैड फॉर द इकोनॉमी। ये तो अब हम देखते हैं कि रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, तो उससे हमें समझ आएगा। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि 3 to 10% हो रहा है तो वॉकिंग इन्फ्लेशन है। अगर अब हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन देखते हैं, अगर इन्फ्लेशन जो है मोर देन 10% हो जाए और अगर अप टू 50% रहे, यानी कि 10 to 50% इज द रेंज। यहाँ पे अगर वो 10 to 50% रह रहा है, अगर जो इन्फ्लेशन है वो हमारा 10 to 50% है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इट रेफर्स टू गैलोपिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू दिस बिजनेस एंड एम्प्लॉयज इनकम कैन नॉट कीप अप विद द कॉस्ट एंड प्राइसेस। मतलब जितना लोग कमा रहे हैं, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो गई है यहाँ पे, कि कमा कम रहे हैं और खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन 10 से 50 गुना अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, 10 से 50% अगर सॉरी परसेंट, अगर 10% to 50% अगर किसी भी गुड्स या गुड्स एंड कमोडिटीज का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, तो ऑफ कोर्स अगर सैलरी उतनी नहीं है तो भाई टू कीप अप विद दैट प्राइस इट विल बी डिफिकल्ट। ये बिजनेसेस को, एम्प्लॉयज को, उनकी जो इनकम है वो इतनी नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स एक हैम्पर करेगा वो उनको। कैन वो दे कैन नॉट कीप अप विद द कॉस्ट और एंड द प्राइसेस, क्योंकि वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स अवॉइड सच अनस्टेबल इकोनॉमिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स अगर ऐसी इकोनॉमी रहेगी, अगर इतना प्राइस में इतना इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, इतना प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है कि भाई 10% ग्रोथ हो रहा है, 50% अप टू 50% ग्रोथ हो रहा है प्राइस में, अगर प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर्स भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो स्टेबल ही नहीं है भाई। इतना अनस्टेबल इकोनॉमी में कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज टर्म्ड एज हॉपिंग या फिर रनिंग इन्फ्लेशन, इसको रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ये तो एक एक्सट्रीम फॉर्म हो गया ऑफ इन्फ्लेशन, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम सीवियर केस तो ये है जब प्राइस जो राइज है इन द प्राइसेस वो बहुत ही अलार्मिंगली हाई रेट पे हो रहा है, 50% से ज्यादा, वो भी एवरी मंथ। माइंड दिस कि 50% से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वो भी एवरी मंथ। अगर आज मैं कुछ लेने गई, अगर आज मैं पेट्रोल भरवाने गई और अगर वो 100 लीटर 100 रुपीज पर लीटर पे अगर उसका प्राइस चल रहा है और नेक्स्ट मंथ अगर 150 हो गया, उसके नेक्स्ट मंथ 250 हो गया, फिर 250 हो गया, अगर इस रेट से बढ़ रहा है तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन हो गई। मतलब बहुत ही व्हेन देयर इज अ लार्ज इंक्रीज, और ये तब होता है जब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है मनी का इन द मार्केट। मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो इन एक्सट्रीम सिचुएशंस द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी रिड्यूसेस टू ऑलमोस्ट जीरो एंड पेपर मनी बिकम्स वर्थलेस। मतलब ऐसे टाइम पे अगर जो मनी का जो सप्लाई है वो मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस केसेस में हम एक्सट्रीम इन्फ्लेशन फेस करते हैं, जिसे हम हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, और जो करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा गिर जाती है। ठीक है, in such a case even to buy a loaf of bread and some vegetable one needs to carry money in big gunny bags। और ये ऐसा नहीं है कि वो फेस नहीं किया है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। ईरान का जो केस देखेंगे और वो भी देखेंगे हम कि प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए गुड्स एंड सर्विसेज के, कि अगर आपको छोटा सा, अगर आपको एक लोफ ऑफ ब्रेड भी खरीद रहा है तो आपको पैसे जो है वो गनी बैग्स में लेके जाने पड़ेंगे। और इससे क्या होता है कि जो नेशनल करेंसी की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें 1 इंडियन रुपी कित इज इक्वल टू हाउ मैनी यूएस डॉलर, या फिर 1 US डॉलर इज इक्वल टू हाउ मैनी इंडियन रुपीज। अगर अभी हम देखें तो 1 US डॉलर से हम 70 इंडियन रुपीज, एक 1 US डॉलर इज इक्वल टू 70-75 इंडियन रुपीज। इसका मतलब ये है कि जो करेंसी की जो वैल्यू है, अभी जो करेंसी जो एक्सचेंज रेट है वो, अगर आपको 1 डॉलर डॉलर खरीदना है, अगर आपको 1 डॉलर चाहिए तो उसके लिए आपको 70 इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे। और वहीं पर अगर जब हाइपर इन्फ्लेशन
अगर हिट करता है तो ये प्राइस बढ़ के 500,000 तक भी हिट कर सकता है कि $1 की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 1,000 इंडियन रुपीज। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन रुपीज की जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा गिर गई है कि 1,000 इंडियन रुपीज, 1,000 रुपए खर्च करने के बाद आपको सिर्फ $1 मिल रहा है। आप समझ सकते हैं इतना ज्यादा जो है मनी की वो सप्लाई हो गई है मार्केट में, और इतना ज्यादा जो करेंसी की जो वैल्यू है वो इतना गिर गई है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। और अब अगर हमें एक लोफ ऑफ ब्रेड भी खरीदना है तो फिर इतना ज्यादा एक बिग गनी बैग्स में हमको पूरा बैग भर के पैसे लेके जाने पड़ते हैं। दस मनी स्टॉप्स टू फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज अ म्यूजिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी के फंक्शंस होते हैं, ये हम मनी एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे कि मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब जो वैल्यू है इसको स्टोर करने के लिए, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो यूज होता है। और जब इतना आपको अमाउंट ऑफ मनी लेना है सिर्फ एक वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो मनी ये काम करना, इट स्टॉप्स टू फंक्शन इन दैट वे। ठीक है। और जो पेपर करेंसी है वो इट बिकम्स वर्थलेस, क्योंकि इतना पेपर करेंसी लेके तो it is not possible to go to the market और इतने bags भर के। तो hyperinflation was experienced by Hungary in 1946 and Zimbabwe during 2004 to 2009. The economy of Venezuela is passing through an alarming rate of hyperinflation. It was around इतना परसेंट, मतलब समझ सकते हैं तो 2 लाख से भी ज्यादा, मतलब 2,82,972.80 के परसेंट के रेट से जो है वो जो मतलब इतना परसेंट जो है वो इन्फ्लेशन है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख परसेंट जो है वो इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं। तो वो भी अप्रैल 2019 में, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो मतलब इतना ज्यादा अलार्मिंगली हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो चल रहा है वेनेजुएला में। अब हम ईरान की बात करते हैं, ये केस है ईरान का, ये हम पढ़ते हैं। इन 2020 ईरान इंट्रोड्यूस्ड न्यू करेंसी टू टैकल हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि जो ईरान जो ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने न्यू करेंसी लेकर आई, क्योंकि जो प्रीवियस करेंसी थी वो तो वर्थलेस हो गई भाई, वो उसकी जो वैल्यू है वो इतनी गिर गई कि आपको एक छोटा से छोटा सामान खरीदने के लिए भी आपको बैग्स में भर के पैसे लेके जाने पड़ रहे हैं। तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, वो तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अब काम ही नहीं कर सकती। इतना कौन लेके जाएगा पैसा और इतना कौन काउंट करते बैठेगा। तो उनकी उसके लिए उनको एक नई करेंसी जो है ईरानियन गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। द ईरान गवर्नमेंट हैज रिसेंटली चेंज द नेशनल करेंसी फ्रॉम रियाल टू टोमन। वन टोमन इक्वल्स टू 10,000 रियाल्स, मतलब 10,000 रियाल्स अगर आप देंगे कोई बैंक को, ईरानियन बैंक को, तो उसके बदले में आपको 1 टोमन देगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो रियाल है वो उसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी, इसीलिए एक नई करेंसी लेकर आनी पड़ी, टोमन। अब घेरान इज अनदर न्यू डिनोमिनेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईरानियन गवर्नमेंट। 100 घेरान मेक्स 1 टोमन, मतलब एक, अगर आप 100 घेरान, अगर आपको अगर एक जो घेरान एक अनदर डिनोमिनेशन है, अनदर करेंसी है जो कि ईरानियन गवर्नमेंट लेकर आई है टू टैकल हाइपर इन्फ्लेशन। और अगर इसमें ये है कि अगर आपको 100 घेरान चाहिए तो वो 100 घेरान इज इक्वल टू 1 टोमान, मतलब ये टोमान से तो छोटा है, टोमन से तो ये छोटा है, बट हाँ रियाल से तो बड़ा, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको ये देखना है कि कैसे आपको समझना है कि कौन सी करेंसी ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी करेंसी की कम है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, मतलब 100 घेरान, ठीक है, इक्वल्स टू 1 टोमान। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने घेरान लिख दिया है और यहाँ पे हमने टोमान लिख दिया है। अब यहाँ पे जितनी ज्यादा बड़ी, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, अगर यहाँ पे वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा कम है। और यहाँ पे जितनी छोटी वैल्यू है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा बड़ी है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर 100 दे रखा है तो मतलब घेरान की जो वैल्यू है वो कम है, और यहाँ पे इक्वल टू 1 टोमान, यानी कि यहाँ पे वैल्यू छोटी है, तो मतलब टोमान की जो करेंसी है वो ज्यादा पावरफुल है। टोमान करेंसी जो है, टोमान जो है वो ज्यादा पावरफुल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारा इंडियन रुपी होता है और हमारा पैसा होता है, 1 इंडियन रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। तो 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 100 जो वो नंबर है वो ज्यादा है, इसका मतलब जो पैसा की जो वैल्यू है वो कम है, और रुपी जो है वो
उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है। और ऑफ कोर्स हमको पता है, तो वैसे यहाँ पे भी दो न्यू करेंसी है, मतलब एक है घहरान और एक है टोमान। टोमान को हम रुपी की तरह कंसिडर कर सकते हैं और घहरान को हम लोग पैसा कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि वन, तो ये वही वाली सिचुएशन बन गई कि 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि 1 टोमान इज इक्वल टू 100 घहरान। तो जो घहरान है उसकी जो वैल्यू है वो कम है, और जो टोमान है उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, तो वही इंडियन रुपी और पैसा वाला जो केस है वही सिचुएशन है। तो अब वो बहरहाल वो बात अलग है कि पैसा अब नहीं चलता है, अपार्ट फ्रॉम 50 पैसे, वो भी अब कोई कोई यूज नहीं करता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉज वाइज। अब कॉज वाइज इन्फ्लेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन। अगर किसी भी कमोडिटी का, अगर किसी भी गुड का डिमांड अगर बढ़ जाती है, ऑफ कोर्स, और मार्केट में अगर उतनी सप्लाई नहीं है, अगर इतनी सप्लाई है ही नहीं कि वो डिमांड को मीट कर सके, तो जो प्राइस है वो तो इंक्रीज हो गई, वो तो होना ही है प्राइस। तो क्या क्या कारण है इसके? इंक्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पेंडिंग अगर ज्यादा, अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा मार्केट में सप्लाई कर रही है, तो इससे जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ता है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है, और डिमांड इसके कारण जो इंक्रीज होता है इन रेट इन द चेंज, और जो चेंज होता है, जो राइज होता है इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। लोअर रेट ऑफ सेविंग्स बाय हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड मतलब सेविंग कम कर रहे हैं, अगर हाउस होल्ड अगर पैसे कम बचा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में ज्यादा पैसे वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो अगर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं वो लोग। तो इससे क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इंक्रीज होता है, और इससे जो है वो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो भी बढ़ता है। सेविंग्स, अगर अगर आप कंजूसी करें, अगर आप सेविंग कर रहे हैं, अगर आप हिसाब से पैसे खर्च कर रहे हैं, मार्केट में अगर मनी का जो सप्लाई है वो कंट्रोल्ड है, अगर वो बहुत ज्यादा नहीं है एक लिमिट से, तो जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहते हैं। पर अगर मार्केट में जो मनी सप्लाई वो ज्यादा हो गया, आप समझ रहे हैं? क्योंकि हम एक केस ले सकते हैं, हम केस स्टडी कर सकते हैं कि अब अगर आप दो लोग हैं, ठीक है, दोनों के पास 100-100 रुपए हैं। अगर हम मान लेते हैं कि देर आर टू पीपल, और दोनों के पास ही, अगर हम देखें कि दोनों के पास 100 रुपए, उनको एक कोई भी एक कमोडिटी खरीदनी है, ठीक है, दोनों के पास 100 रुपीज है, उनको एक कोई कुछ भी खरीदना है जो कि 100 रुपए का आता है। अब दोनों लोग आर रेडी टू गिव 100 रुपीज, पर अब अब एक तीसरा बंदा आता है जिसके पास 120 रुपए है। वो बोल जिसको अब दोनों को 100-100 रुपए का खरीदना है, वो आपस में बहस कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे लेना है, या फिर मतलब कौन किसको लेना है, क्योंकि दोनों एक ही है और वो कमोडिटी एक ही है, पर लेने वाले दो हैं और दोनों के पास 100 रुपीज है जिसका प्राइस है। अब क्योंकि क्योंकि दोनों बहस कर रहे हैं, दोनों को वो गुड एंड सर्व, वो एक वस्तु जो भी हम एक्स मान लेते हैं उसको, तो दोनों को वो एक्स वस्तु चाहिए, और दोनों के पास बराबर प्राइस है, पर उसका, क्योंकि उसकी वैल्यू वो सिर्फ एक ही है, उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और वो फिलहाल एक ही है, तो दोनों में से कोई भी उसको नहीं खरीद पाएगा। पर वहीं पे अगर जो दुकानदार है वो बोले नहीं, अब क्योंकि तुम दोनों को चाहिए, अब तुम 100 रुपए लेकर आए हो, पर मैं इसको 110 रुपए में बेचूंगा, वही एक दूसरा तीसरा बंदा आ जाता है जिसके पास 110 रुपए है, तो वो उसको दे देगा, वो खरीद के ले जाएगा। तो अब ये जो गुड है, ये जो एक्स था, इसका जो वैल्यू है वो 100 रुपए से बढ़ के क्या हो गया, 110 रुपए हो गया। अब कस्टमर, वो जो दुकानदार को पता है कि अगर मैं 110 में भी बेचूंगा तब भी लोग आएंगे खरीदने के लिए, तो इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होके 100 से वो 110 हो चुका है, समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट टाइम जब वो बेचेगा तो 110 में बेचेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि लोगों के पास इतना पैसा है कि वो 110 में भी खरीद के जाएंगे, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो ज्यादा है, और इसका जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है, और इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। तो इसीलिए अगर मार्केट में ज्यादा पैसा है, अगर ज्यादा पैसा घूम रहा है, तो जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। वहीं अगर वो जो दो लोग थे उसमें से एक के पास 100 रुपए होते, एक के पास 50 रुपए होते या 80 रुपए होते, तो फिर एक नहीं खरीदता, वो एक ही व्यक्ति खरीद के जाता, उसका फिर वो 100 रुपए का 100 रुपए ही रहते, एक्स गुड का प्राइस, उसका प्राइस इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि सेलर को भी पता है कि भाई खरीदने वाले इतने हैं ही नहीं, इतने पैसे नहीं है लोगों के पास कि वो खरीद सके। अगर लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो मतलब वो कंजूसी कर रहे हैं, चीजें खरीदने में, तो वो हो सकता है कि वो इसकी जगह
जगह कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ ले, वो 100 रुपए खर्च करने की जगह उनको वही चीज अगर कम पैसों में मिल रही तो उसकी तरफ जाए, क्योंकि वो कंजूसी कर रहे हैं, दे आर सेविंग मनी। पर अगर वहीं पे अगर लोअर रेट ऑफ सेविंग, मतलब सेविंग अगर वो कम करने लगे, इसका मतलब वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको में प्राइस इंक्रीज तो होना ही है। डेप्रिसिएशन इन लोकल एक्सचेंज रेट, अगर लोकल एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन मतलब लोकल जो एक्सचेंज रेट है अगर उसमें उसकी जो उसमें अगर कमी आ जाए, उसमें अगर गिरावट आ जाए, तो उससे भी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है, और जो कंजम्पशन है वो एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑफकोर्स कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है फिर वो भी बढ़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ है इन लोकल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी कि आपको अगर इंडियन रुपी एक्सचेंज करनी है तो उसके बदले में आपको कितना दूसरी करेंसी का कितना आपको कितनी वैल्यू ऑफ दूसरी करेंसी आपको मिलेगी, उसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ठीक है। रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर टैक्सेस में रिडक्शन कर दिया, जैसे कि मान लो इफ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज इन अ मंथ और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 10% अपनी इनकम पे, तो मतलब मुझे 10% इनकम पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो मेरे पास अब 90,000 रुपीज बचे हैं, अब मुझे 90,000 रुपीज ही खर्च करने हैं। पर वहीं अगर सरकार ने बोला कि नहीं 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 नहीं, 10% टैक्स नहीं, आप सिर्फ 5% टैक्स दीजिए, तो मतलब अब मुझे 5,000 रुपीज ही देना पड़ रहा है, तो अब मेरे पास कितनी इनकम आ रही है, अब मेरे पास 95,000 रुपीज आ रही है। यानी कि पहले मुझे मेरा एक महीने का खर्चा 90,000 में चलाना पड़ता था, पर अब मेरे पास 95,000 रुपीज है, यानी कि मेरे पास 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है। तो अगर मेरे पास पैसे ज्यादा है तो फिर मैं खर्च ज्यादा करूंगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मेरी अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर टैक्स में सरकार अगर या आरबीआई अगर टैक्स रिड्यूस कर दे, टैक्स तो बेसिकली अगर उसमें रिडक्शन हो जाए तो फिर ऑफ कोर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्राइस इंक्रीज होंगे, और इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट क्रेडिट मतलब वही मैंने बताया कि अगर मार्केट में ज्यादा मनी घूमेगा, अगर ज्यादा मनी की सप्लाई है मार्केट में, तो प्राइस इंक्रीज होंगे। बैंक क्रेडिट मतलब अगर जो बैंक है वो लोन जो है अगर वो ज्यादा देने लगे, अगर वो लोन कम रेट्स पे देने लगे, या फिर लोन वो ज्यादा लोगों को लोन आसानी से देने लगे, अगर पैसे लोगों के पास आसानी से आ जाएंगे, तो भी फिर जो डिमांड है वो गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज होगी, और इससे फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज की अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और इसी को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है हाउस होल्ड की, इन द हैंड्स ऑफ हाउस, मतलब हाउस होल्ड की वो इनकम जो कि वो लोग खर्च करने के लिए यूज करते हैं, जो इनकी डिस्पोजेबल इनकम है, जो उनको डिस्पोज करनी है, यानी कि जो वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए, डे टू डे जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए जो वो खर्च करते हैं जो पैसे, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और इसके कारण जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज होती है, देयर बाय रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द एग्रीगेट डिमांड विद नो चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब टोटल, इन टोटल जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, द वेरी बेसिक थिंग। अब इकोनॉमी से पढ़ने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, यानी कि जो सप्लाई है मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का वो लिमिटेड है, और सप्लाई लिमिटेड है, अगर डिमांड इंक्रीज हो गई है तो प्राइसेस तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज के बढ़ने ही है। To check this inflation, the supplies need to be increased to match the increased demand, hence relieving the economy from higher level of inflation। मतलब इस इन्फ्लेशन को अगर हमें चेक करना है, इसको अगर कंट्रोल करना है, तो जो सप्लाई है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो डिमांड को मैच कर सके। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, मतलब अगर इफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड, तो ये तो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन हो गई भाई इस टाइम पे, तो फिर इन्फ्लेशन तो होगा ही नहीं। अगर जितना आपका सप्लाई है उतनी अगर आपकी डिमांड है, तो फिर तो कोई भी चेंज नहीं होगा प्राइस में, कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो नॉर्मल प्राइस है वही चल रहा है। बट ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये थोड़ी सी एक, क्योंकि सप्लाईज तो लिमिटेड है ना, और अगर डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई को मीट करना, वो मैच करना, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। बट फिर भी अगर हमें करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम सप्लाईज को डिमांड की बराबर कर दें, कि ताकि रिलीविंग द इकोनॉमी फ्रॉम हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हमको मार्केट से जो मनी है वो टैक्सेस इंक्रीज कर दो। टैक्स इंक्रीज कर दोगे तो हमें मार्केट से जो मनी का जो सप्लाई है वो कम करना है, बेसिकली मनी सप्लाई हमें रोकना है। अगर हम उसको अगर मनी सप्लाई को अगर हम सक करें, यानी कि, या फिर एक वर्ड, दो वर्ड्स होते हैं, एक इंजेक्शन होता है, एक लीकेज होता है।
ये हम आगे आने वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। इंजेक्शन मतलब कि मनी को आप मार्केट में और मतलब और इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब और भेज रहे हैं भाई, कि क्योंकि अगर वो एक नेक्स्ट अंदर अनदर फिनोमिना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर डिफ्लेशन आता है यानी कि प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, तब हम इंजेक्शन करते हैं, यानी कि तब हम मनी को इंजेक्ट करते हैं इन द मार्केट। हम मनी को और मार्केट में मनी उसका जो सप्लाई है वो बढ़ाते हैं, पैसों को बढ़ाते हैं, ताकि हम डिफ्लेशन को कम कर सके। और जो जो प्राइस जो गुड्स एंड कमोडिटीज के जो प्राइस है वो बहुत कम हो चुके हैं। अगर हम मनी का जो सप्लाई है मार्केट में वो बढ़ा देंगे, तो हम जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं पे एक टर्म होता है लीकेज। लीकेज मतलब मनी का जो सप्लाई है वो मार्केट से हमें खींचना है, जो मनी है उसे हमें कम करना है मार्केट से, तो उसे बोलते हैं लीक करना, लीकेज करना। तो एक वो भी अगर हम वो करें, अगर हम टैक्स इंक्रीज कर दें या, तो उससे भी हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। अब देखते हैं बी, जो कि है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इट इज also called supply shock inflation. It occurs when the general prices rise due to growing cost of factors of production of goods and services such as land, labor and raw materials. तो basically factors of production, अ, ये तो हमको पता ही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, या फिर ये हम आने वाले आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर जनरल प्राइस लेवल अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाए, तो फिर तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़नी है। अगर जिस लैंड पे मैं अगर मेरी एक फैक्ट्री है और अगर उस पर मैं कपड़े बनाती हूँ और उस लैंड की अगर प्राइस अगर बढ़ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स फिर मैं उस हिसाब से फिर अपने जो क्लोथ्स है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्राइस भी बढ़ा दूंगी। अगर रॉ मटेरियल अगर अगर मुझे कॉटन खरीदना पड़ता है कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए, और कॉटन ही महंगा हो गया मार्केट में, तो फिर मुझे मेरे कपड़ों की प्राइस भी उस हिसाब से फिर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा जो रॉ मटेरियल अगर उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे, क्योंकि मुझे भी तो प्रॉफिट कमाना ही है ना, मैं लॉस में, कोई भी जो बिजनेस मैन है वो लॉस में क्यों जाना चाहेगा, उसको तो प्रॉफिट करना है। अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ रहे हैं, कॉटन का प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको भी फिर उसको अप, उस, उसको भी फिर अपने जो क्लोथ्स है उनका प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर लेबर है, लेबर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब लेबर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेबर मतलब वो लोग जो काम करते हैं। अगर मैंने कुछ वर्कर्स हायर किए हुए हैं जो काम करते हैं, जो कि जो मेरे कपड़े मैन्युफैक्चरिंग में मेरी हेल्प करते हैं, जो कि वो कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं, जो वर्कर्स हैं जो मेरी कंपनी में, जो मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर वो पहले एक दिन का 1 घंटे का या 2 घंटे का अगर वो 50 रुपए चार्ज करते थे, पर अब क्योंकि अब इंक्रीज हो गया है इन द कॉस्ट ऑफ लेबर, तो वो अब 50 की जगह 60 या 70 रुपए चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से फिर मुझे उस हिसाब से मुझे मेरे क्लोथ्स का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। For example, if wage of the laborer rises, then the unit cost of production also rises, and as a result, the prices of goods and services that are manufactured get high. ये मैंने आपको बताया कि अगर लेबर के जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज हो जाए, तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर अभी फिलहाल क्योंकि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो सब पे डिपेंड करता है, वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर लेबरर का जो प्राइस है अगर उसके वेज में इंक्रीज होगा, तो फिर कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और ज्यादा कॉस्ट लगेगा टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट्स ऑफ गुड। 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस करने के लिए अगर मुझे पहले 50,000 रुपए लग रहे थे, पूरा सब मिला के, पूरा खर्चा मिला के, रॉ मटेरियल कितना जितना आ रहा है वो मिला के, लेबरर को कितना देना है, उसको कितनी तनख्वाह देनी है, वो सब मिला के अगर मुझे 10,000 कोई अगर एक्स गुड को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 10,000 रुपए लग रहे थे, 10,000 मतलब 10,000 नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 50,000 रुपए लग रहे थे, पर क्योंकि अब लेबरर ने अब पैसे अपने बढ़ा दिए, उनका वेज, उनकी जो तनख्वाह है वो मैंने बढ़ा दी है, तो अब कहीं ना कहीं मुझे वो बढ़ गई है, तो मुझे 50,000 की जगह हो सकता है मुझे 60,000 रुपए लग जाए 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर मुझे 70,000 रुपए लग जाए, या मतलब क्यों, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है, तो ऑफ कोर्स मुझे मेरा गुड्स एंड सर्विसेज के जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, एट द एंड उसका प्राइस भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। When the supply of inputs of production is reduced, it leads to increased prices. मतलब जो सप्लाई अगर
जो प्रोडक्शन इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर हमें रॉ मटेरियल, जैसे कि मुझे कॉटन चाहिए, मुझे कपड़ा बनाना है तो मुझे कॉटन चाहिए। अब कॉटन की सप्लाई ही अगर कम हो गई है मार्केट में, पर मुझे तो कॉटन चाहिए ना, मुझे तो कपड़े बनाने हैं, अगर सप्लाई कम हो गई है तो उसके प्राइसेस, अब अगर मुझे कॉटन खरीदना है तो फिर उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इट लीड्स टू द इंक्रीज प्राइसेस, और इवन व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इट इज adversely affected due to various factors such as droughts, floods। अब अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉटन ही, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई, बहुत सूखा पड़ गया, या फिर तो जो अगर जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वही डैमेज हो गई, अगर इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाया कॉटन का, तो ऑफ कोर्स जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉटन जो बची है मार्केट में, फिर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और उसी हिसाब से जितने भी जो गुड्स हैं जो कॉटन से मैन्युफैक्चर होते हैं, जो कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, या फिर एज अ इंटरमीडिएट गुड वो यूज एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो कॉटन को, वो सारे गुड्स एंड सर्विस गुड्स के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट में इंक्रीज आया है तो फिर गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। इन 1973 एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल शॉक, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस बाय ओपेक कंट्रीज, देयर वाज अ मैसिव राइज इन जनरल प्राइस लेवल अक्रॉस द ग्लोब। अब ऑयल पे तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ना, तो अगर ऑयल का प्राइस इंक्रीज कर दिया ओपेक कंट्रीज ने, तो फिर उससे क्या होता है, ओपेक कंट्रीज मतलब वो कंट्री, ये पूरा यूनियन है उन कंट्रीज का, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमी है, जो कंट्रीज हैं, उनका ये एक यूनियन है। और वो उन्होंने 1973 में जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज कर दिया था उन्होंने ऑयल के प्राइसेस में, जिससे दुनिया भर में जो गुड्स और सर्विसेज के जो जनरल प्राइस जो लेवल है गुड्स और सर्विसेज का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, मैसिव राइज देखने को मिला था। Cost push inflation is also caused by increase in indirect taxes, increase in import prices, and higher cost of capital and interest rate। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मैं चिप्स का पैकेट खरीद रही हूँ 10 रुपए का, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मैं पे करती हूँ। हो सकता है कि जो चिप्स है वो 9 रुपीज का हो, जो मैं 1 रुपए जो देती हूँ वो इनडायरेक्ट टैक्स एज एन इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा है। अब अभी तो मैं 1 रुपया दे रही हूँ, पर अगर इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दिया सरकार ने, अब अगर मुझे 1 रुपए की जगह 2 या 3 रुपए देने पड़ जाए, तो फिर उसका जो चिप्स का जो प्राइस पैकेट जो मुझे 10 रुपए का मिलता था, वो हो सका है मुझे 12 रुपए का मिले। तो ऑफ कोर्स जो कॉस्ट है प्राइस चिप्स के पैकेट की वो बढ़ गई है। तो इंक्रीज, अगर इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उससे भी जो है वो जो कॉस्ट पुश पुश इन्फ्लेशन है वो उस इंक्रीज होता है, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता है उसके कारण। अगर इम्पोर्ट प्राइसेस अगर वो इंक्रीज करते हैं तो उससे भी जो है वो इन्फ्लेशन, अगर इम्पोर्ट जो हम गुड्स एंड सर्विसेज जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर वही उनका प्राइसेस बढ़ गया, अगर वही हम महंगी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम बेचेंगे भी महंगा, और फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइस तो बढ़ेंगे। कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट रेट्स। अब जितना अगर हम कोई गुड या कोई अगर हम इंटरेस्ट, यानी कि आई वांट टू ग्रो, मुझे कोई वेजिटेबल ग्रो करनी है मेरे फील्ड में, मेरे खेत में। अब उसके लिए मुझे लोन लेना है, गवर्नमेंट से, बैंक से लोन लेना है, पर अगर या फिर मैं किसी भी मर्चेंट से मुझे लोन लेना है, पर अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, अगर मुझे इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा उस लोन को लेने में, अगर पहले मुझे 5% इंटरेस्ट देना पड़ता था 5 लाख का लोन लेने के लिए, पर अब मुझे 7% देना पड़ रहा है, 8% देना पड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स फिर मैं जो अपने मेरे जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस है, जो मैं उगाने वाली हूँ, उसका भी प्राइस बढ़ा दूंगी, क्योंकि भाई मुझे तो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं ना, अब मुझे 7% 8% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो फिर मैं अपने प्राइस गुड्स एंड सर्विस अपना जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो मैं उगा रही हूँ, उसका प्राइस बढ़ा दूंगी मैं। तो जितना ज्यादा कैपिटल या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉस्ट, वो भी एक कारण है जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। अब हम सी बात करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की। इन दिस केस इन्फ्लेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ड्यू टू डेफिशिएंसीज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी। मतलब जो डेफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में, उसके कारण, मतलब जैसे कि बैकवर्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब बैकवर्ड मतलब कि बहुत ही प्रिमिटिव हम टूल्स यूज कर रहे हैं, बहुत ही पुराने टूल्स हम यूज कर रहे हैं, बहुत ही हमारा जो खेती बाड़ी करने का जो हमारा तरीका है वो बहुत ही पुराना है, तो उससे हम प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और पॉपुलेशन तो हमारी कंट्री की बढ़ ही रही है, अब उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें, और प्रोडक्ट पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, तो इससे क्या होगा कि ये बैकवर्ड जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, इसके कारण ये जो इन्फ्लेशन है ये लंबे समय तक चलता है, और ये एक डेफिशिएंसी है हमारी इकोनॉमी में, कि भाई हमारे पास एग्रीकल्चरल जो एग्रीकल्चरल का जो
प्रोड्यूस है वो बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए हमारे पास इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने मॉडर्न टूल्स ही नहीं है, तो हम जो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक कमी है हमारे सर इकोनॉमी में, हम कह सकते हैं कि उसके कारण क्या हो रहा है। जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो उसके कारण भी जो प्राइस है, क्योंकि भाई इतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई है नहीं, तो फिर तो बढ़ेगा ही प्राइस। इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मैनी मोर। अब डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है, इतना एफिशिएंट है ही नहीं, बहुत ही इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज फैसिलिटी ही नहीं है। जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं जैसे कि टोमेटोज हो गए, अब उनको तो हमें लिमिटेड, अगर वो कितना भी प्रोड्यूस हो गए पर लिमिटेड टाइम के अंदर अगर उनको हमको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहाँ पे भी उनकी डिमांड है वहाँ पे हमें उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, टाइमली कंजम्पशन होना चाहिए उनका। अगर और अगर नहीं तो फिर हमको स्टोरेज फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए कि हम उनको लंबे समय तक स्टोर कर सकें। अगर स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो कुछ टाइम के बाद तो वो सड़ जाने, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद तो टोमेटोज तो वो तो पेरिशेबल कमोडिटी है ना, वो हम एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करके इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रख सकते। हमारे पास बहुत अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए और उसके बाद भी हम उसको लिमिटेड टाइम के लिए ही स्टोर करके रख पाएंगे, क्योंकि एक ना एक टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद तो उसको खराब होना ही है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, जो स्टोरेज फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं है तो भले ही हम कितना भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर उनका टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, टाइमली कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो एक ना एक टाइम के बाद वो खराब हो जाएंगी और फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। These deficiencies in the economy lead to shortages, which in turn cause inflation. अब अगर जो टमाटो है वो खराब हो गए तो ऑफ कोर्स उससे जो है वो उसकी जो मार्केट में है वो टोमेटोज की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, टमाटर की कमी हो जाएगी मार्केट में, और इससे जो महंगाई है वो बढ़ेगी, टमाटर के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज bottlenecked inflation as the government faces a tough time tackling this particular type of inflation. It can be handled through major structural reforms. मतलब ऑफ कोर्स अगर अगर आपकी स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो इसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्वायर करना, वो टेक्नोलॉजी एक्वायर करना अपने आप में एक टफ टास्क है। तो इसको एक बहुत ही मेजर जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ताकि ये जो बॉटलनेक इन्फ्लेशन है इसको कम कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें। तो गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल फेस अ टफ टाइम। अब हम बात करते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन समटाइम्स रेफर टू एज वेज प्राइस spiral. Wage price spiral is a phenomena wherein workers begin demanding higher wages to keep up with the rising cost of living. अब अगर वर्कर्स जो लेबरर्स हैं अगर वही डिमांड करने लग जाए कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए, हमें ज्यादा वेजेस मिलने चाहिए, ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है, तो दिस लीड्स टू बिजनेसेस इंक्रीजिंग देयर प्राइस इन ऑर्डर टू ऑफसेट देयर राइजिंग wage costs, creating a self-reinforcing loop of wage and price hikes. अब क्या है ये built in inflation? मतलब इसको हम अगर वर्कर्स हैं, अगर लेबरर्स हैं, अगर वो बोले कि भाई जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हमारा जो खर्चा हो रहा है महीने में, एक महीने में हमारा रहने का जो खर्चा है, जो महंगाई बढ़ रही है इसके कारण जो राइजिंग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज्यादा राइज कर रहा है, इसलिए हमें जो वेजेस है, हमें तनख्वाह है वो आप ज्यादा दीजिए। अब अगर वो बिजनेसमैन को तनख्वाह उनको ज्यादा देनी पड़ेगी, तो जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेसमैन, ऑफ कोर्स वो उसके प्राइसेस बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई उनको भी तो अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है ना, उनको भी तो प्रॉफिट, उनको भी तो कमाना है, तो वो वेज वर्कर्स को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो फिर वो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स उनका प्राइस बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर गुड्स का प्राइस और बढ़ गया है, तो वेज जो वर्कर्स है वो फिर बोलेंगे कि नहीं हमारा और वेज बढ़ाओ, फिर वो गुड का प्राइस इंक्रीज करेंगे, गुड्स के प्राइस, फिर वर्कर बोलेंगे कि अब हमारा और वेज बढ़ाओ, क्योंकि भाई इतने महंगे हो गए सामान, तो हम उसके हिसाब से हमें तनख्वाह हमारी बढ़ाओ। तो ये एक सेल्फ री लूप बन गया है, यानी कि वेज भी बढ़ाओ फिर प्राइस बढ़ाओ, फिर वेज बढ़ाओ फिर प्राइस बढ़ाओ, फिर वेज बढ़ाओ फिर प्राइस बढ़ाओ। तो ये सेल्फ इन्फोर्सिंग लूप बन जाता है कि एक बिल्ट इन इन्फ्लेशन है। मतलब ये वर्कर्स ने, बिजनेसमैन ने ये एक खुद क्रिएट किया ये इन्फ्लेशन, जिसके कारण जो प्राइस है, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन। ये जो टॉपिक है बेसिकली 3 मेथड्स हम यूज करते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर। ये हम आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने काफी पढ़ लिया है, काफी बड़ा लेक्चर हो गया है हमारा, तो ये जो है ये पर्टिकुलर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।